रीड टू मी आपका स्वागत करता है। पिछले क्लास में मैंने साउंड्स एंड वेव्स को देखा था। तो साउंड एंड वेव चैप्टर जो थे उसमें मैंने वेव के बारे में पूरी अच्छे से डिस्क्रिप्शन देखा था कि वेव क्या है और इसके 2 टाइप्स, जिसमें आपके मैकेनिकल वेव्स और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स में मैंने सारा कुछ डिस्क्रिप्शन दिया था। उससे रिलेटेड क्वेश्चन मैंने देखा कि क्या क्या आपको कवर किए जा सकते हैं। अब देखते हैं साउंड। साउंड क्या है, ठीक है। तो साउंड देखा जाए, ध्वनि, जिसे ध्वनि कहते हैं, वो एक तरह का क्या है, यांत्रिक तरंग है। क्या है? यांत्रिक तरंग है। और यांत्रिक तरंग में भी किस तरह का तरंग है, तो अनुदैर्घ्य तरंग, ठीक है। यांत्रिक तरंग जिसमें 2 टाइप्स होते हैं, अनुप्रस्थ और अनुदैर्घ्य। तो उसका कौन सा पार्ट है? अनुदैर्घ्य तरंग। तो चूंकि हम लोग पढ़े थे कि यांत्रिक तरंग को चलने के लिए किसी न किसी माध्यम की आवश्यकता होती है। तो इसका मतलब ये ठोस, द्रव, गैस, कोई माध्यम हो सकता है, ठोस, द्रव, गैस। तो इसको ध्वनि किस किस में चल सकती है? ठोस में चल सकती है, द्रव में भी चल सकती है और गैस में चल सकती है। लेकिन निर्वात, जहाँ पर कुछ भी नहीं होता, गैस भी नहीं होते, वहाँ पर ये नहीं चलता है। इसलिए अंतरिक्ष में लोग बात करते हैं तो एक दूसरे की बोली, एक दूसरे की आवाज़ समझ में नहीं आती, सुनाई नहीं देती, क्योंकि वहाँ पर निर्वात है। निर्वात में होने के कारण वहाँ पर सुनाई नहीं देती। तो साउंड के बारे में हमने क्या देखा? साउंड एक तरह का यांत्रिक तरंग है। और यांत्रिक तरंग का भी किस टाइप का है? तो अनुदैर्घ्य तरंग। और इसको चलने के लिए ठोस, द्रव और गैस, ठोस, द्रव और गैस माध्यम की आवश्यकता पड़ेगी, ठीक है। तो ये किस में चलेगा? ठोस में, द्रव में और गैस में। और ये निर्वात में नहीं चलेगी। अब चलते हैं आवृत्ति के आधार पर, फ्रीक्वेंसी के आधार पर ध्वनि के कितने प्रकार होते हैं। तो पहला देखिए इंफ्रासोनिक, अश्रव्य तरंगे, ठीक है। दूसरा ऑडिबल वेव्स, जो श्रव्य तरंगे, ठीक है। और तीसरा है अल्ट्रासोनिक, प्रश्रव्य तरंगे। एक एक करके देखेंगे। इंफ्रासोनिक, अश्रव्य तरंगे, ठीक है। यह इसका जो फ्रीक्वेंसी का वेव है, ध्वनि आवृत्ति के आधार पर देख रहे हैं, तो 0 से 20 हर्ट्ज के बीच होता है। 0 से 20 हर्ट्ज के बीच होता है, ठीक है। इसको हर्ट्ज बोलते हैं, हर्ट्ज, ठीक है। 0 से 20 हर्ट्ज के बीच फ्रीक्वेंसी को चूंकि हर्ट्ज से डिनोट करते हैं, 0 से 20 हर्ट्ज के बीच होता है। और ये जो है मेरे कानों द्वारा सुना नहीं जा सकता है। यह मेरे कानों द्वारा नहीं सुन सकते, इसको सुना नहीं जा सकता है, ठीक है। और ये जो है बड़े जो स्रोत होते हैं उससे उत्पन्न किया जाता है। बड़े स्रोत जिसमें आपके ज्वालामुखी हो गए या फिर आपके भूस्खलन हुए, ये सब से आपको उत्पन्न किए जाते हैं, बड़े स्रोतों से उत्पन्न किया जाता है, ठीक है। तो इंफ्रासोनिक के बारे में क्या ध्यान रखना है कि इसकी तरंगे जो होती है, उसका जो फ्रीक्वेंसी होती है 0 से 20 हर्ट्ज के बीच होते हैं। ये हमारे कानों के द्वारा सुना नहीं जा सकता है। और ये जो उत्पन्न होते हैं बड़े स्रोतों से उत्पन्न होती है, जिसमें ज्वालामुखी और भूस्खलन देख सकते हैं, ठीक है। उसी तरह से आप चलेंगे ऑडिबल वेव्स। ऑडिबल श्रव्य तरंगे, नाम से स्पष्ट है, श्रव्य मतलब जिसे मेरे कानों द्वारा सुना जा सके। इसका जो है फ्रीक्वेंसी जो रेंज होता है 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज तक, 20,000 हर्ट्ज तक, ठीक है। मतलब जो 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज के बीच जो साउंड वेव्स होंगे वो हमारे कानों द्वारा सुना जाता है, ठीक है। अब चलेंगे अल्ट्रासोनिक वेव्स क्या है। अल्ट्रासोनिक वेव्स जो है वो उसका रेंज जो होता है, फ्रीक्वेंसी रेंज कितना होता है? आवृत्ति का रेंज, ठीक है। तो फ्रीक्वेंसी रेंज यहाँ होते हैं 20,000 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज से एबव जिसका फ्रीक्वेंसी वेव होता है, ठीक है, वो आपके क्या होंगे? प्रश्रव्य तरंग होते हैं। और ये भी हमारे कानों द्वारा सुना नहीं जा सकता है, ठीक है। अब जो है ये किसके द्वारा सुना जाता है? तो बिल्ली, चमगादड़, कुत्ते, ये सब के द्वारा सुने जाते हैं। इसका अब यूज कुछ इंपॉर्टेंट है जो पूछा जा सकता है कि प्रश्रव्य तरंगे का यूज कहाँ किया जाता है। तो ये जो यूज होता है, सोनार जो तकनीक होता है, जिसमें समुद्र में डूबी वस्तु का पता लगाने के लिए यूज किया जाता है। या फिर कीमती कपड़ा होते हैं, ये कीमती कपड़ा हुआ, वायुयान हुआ, या घड़ी का पुर्जे। कीमती कपड़ा को बार बार वॉश करने से वो खराब होते हैं। तो वॉश नहीं करने से बचने के लिए उसके ऊपर क्या करते हैं, अगर धूल वगैरह गंदगी है तो उसकी सफाई के लिए हम लोग क्या करते हैं, कौन सा तरंग यूज करते हैं? प्रश्रव्य तरंगे। या फिर वायुयानिकल पुर्जे जो है या घड़ी के पुर्जे हैं, उसकी सफाई के लिए भी यूज किया जाता है। फिर चिमनी है, वो चिमनी जो बड़े बड़े कारखानों में चिमनियाँ होती हैं, उनसे काले को हटाने के लिए यूज किया जाता है। अल्ट्रासाउंड मशीन होते हैं, या फिर इस इकोकार्डियोग्राफी, ECG, ये सब में भी यूज किए जाते हैं। कीड़ों को नष्ट करने के लिए यूज किए जाते हैं। और स्वचालित दरवाजा, जो खुद से दरवाजा नियंत्रित होते हैं, उसमें यूज किए जाते हैं। अब देखते हैं आगे। तो अब हम देखेंगे कि ध्वनि किस किस चीज़ पर डिपेंड करता है, ठीक है। ध्वनि का जो चाल होता है वो किस किस चीज़ पर डिपेंड करता है। तो ध्यान रखेंगे सबसे पहला इलास्टिसिटी, ठीक है। इलास्टिसिटी, प्रत्यास्थता जिसे कहते हैं। इलास्टिसिटी जिसका ज़्यादा होगा उसमें ध्वनि का चाल ज़्यादा होगा। तो जैसे देखें, इलास्टिसिटी मतलब प्रत्यास्थता मतलब क्या? जैसे कोई पदार्थ है, उसको अगर आप
प्रेशर लगा रहे हैं तो वो अपना रूप चेंज कर लेता है, वापस छोड़ने के बाद वही रूप ले लेगा, वही स्ट्रक्चर ले लेगा। तो इसका मतलब उसका इलास्टिसिटी ज़्यादा है। एज फॉर एग्जाम्पल रबर लेंगे तो रबर को जैसे ही आप प्रेशर करेंगे तो वो थोड़ा सिकुड़ेगा और छोड़ने के बाद फिर वो वापस रूप ले लेता है। इसका मतलब रबर में इलास्टिसिटी ज़्यादा है। तो ठोस में इलास्टिसिटी ज़्यादा होने के कारण ठोस में ध्वनि का वेग ज़्यादा होता है द्रव के सापेक्ष, और द्रव में गैस के सापेक्ष क्या होता है, इलास्टिसिटी ज़्यादा होता है। ठीक है, अब देखेंगे गैस में भी दो तरह का पूछता है। ठीक है, ध्यान रखेंगे ठोस में, द्रव में, गैस में क्रम क्या है, सबसे ज़्यादा ठोस में ध्वनि का वेग है, तब फिर द्रव में, फिर गैस में, सबसे कम गैस में। गैस में भी दो तरह का गैस होता है, हल्की गैस और भारी गैस। ठीक है, हल्की गैस और भारी गैस। कहेगा हल्की गैस में और भारी गैस में किस में ध्वनि का वेग ज़्यादा होगा, तो हल्की गैस में ध्वनि का वेग क्या होंगे, बढ़ता है, और भारी गैस में ध्वनि का वेग घटता है। ठीक है, ध्यान रखेंगे। अगला देखिए प्रेशर। ठीक है, प्रेशर का क्या इफेक्ट होता है। ठीक है, तो ध्वनि के चाल में प्रेशर का कोई इफेक्ट नहीं होता है, नो इफेक्ट, नो चेंज। ठीक है, कितना भी प्रेशर लगाएंगे उसमें चाल में नो इफेक्ट, नो चेंज होगा। अब चलेंगे टेम्परेचर, तापमान। ठीक है, तो तापमान बढ़ने से ध्वनि का वेग क्या होता है, बढ़ता है। ताप इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ध्वनि का वेग, मतलब ताप बढ़ेगा तो ताप बढ़ने पर ध्वनि का वेग भी क्या होंगे, बढ़ेगा, ध्वनि का वेग भी बढ़ेगा। ठीक है, अब देखेंगे घनत्व। ठीक है, तो घनत्व इज इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ध्वनि का वेग। ठीक है, तो घनत्व अब देखेंगे, तो घनत्व इसका मतलब अगर किसी सब्सटेंस का घनत्व बढ़ रहा है तो किसी मीडियम में घनत्व बढ़ रहा है तो ध्वनि का वेग क्या होंगे, घटेंगे, ध्वनि का वेग क्या होंगे, घटेंगे। ठीक है, ये ध्यान रखेंगे। अब बोलते हैं, एक क्वेश्चन बार बार पूछता है कि जब एक माध्यम से दूसरे माध्यम में ध्वनि प्रवेश करेगा तो क्या क्या चेंज होते हैं। ठीक है, एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करेगा तो क्या क्या चेंज होते हैं, तो ध्यान रखेंगे। फ्रीक्वेंसी, जो आवृत्ति होता है, फ्रीक्वेंसी आवृत्ति जो होते हैं उसमें किसी तरह का कोई चेंजिंग नहीं होता है, नो चेंज। फ्रीक्वेंसी को ध्यान रखेंगे, नो चेंज, फ्रीक्वेंसी नो चेंज, मतलब ये परिवर्तन नहीं होता है। वेवलेंथ चेंज होता है, वेवलेंथ जो होते हैं, वेवलेंथ जिसे तरंगदैर्घ्य कहते हैं, वो चेंज होगा। ठीक है, चेंज हो जाता है। और क्या चेंज होगा, और क्या चेंज होगा, और क्या चेंज होगा, ये चेंज हो जाता है, तरंगदैर्घ्य चेंज होगा, और इसके बाद प्रकाश का वेग भी चेंज होगा। प्रकाश का वेग, वेलोसिटी, प्रकाश का वेग भी चेंज होता है। सॉरी, प्रकाश का, ध्वनि का वेग क्या होते हैं, चेंज होते हैं। ठीक है, इतना कुछ ध्यान रखना है आपको। क्या क्या ध्यान रखना है, प्रत्याष्ठा जिसकी ज्यादा होती है उसमें ध्वनि का वेग भी ज्यादा होता है। दूसरा, दाब को कितना भी घटाए या बढ़ाए उससे ध्वनि के चाल पे कोई इफेक्ट नहीं आता है। तापमान बढ़ेगा तो ध्वनि का वेग भी बढ़ेगा। फिर उसके बाद आप देखेंगे डेंसिटी, घनत्व बढ़ने पर ध्वनि का वेग घट जाता है, और जब एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है ध्वनि तो क्या क्या चेंजिंग आते हैं, फ्रीक्वेंसी चेंज हो जाता है, आवृत्ति चेंज हो जाते हैं, लेकिन वेवलेंथ और इसका वेग ये चेंज नहीं होता है। अब देखते हैं आगे। अब हम देखते हैं ध्वनि का लक्षण। ध्वनि का लक्षण क्या है, तीव्रता देखिए, इंटेंसिटी। ठीक है, तो ध्वनि का तीव्र होना ही, ध्वनि का तीव्र होना ही क्या कहलाता है, ध्वनि की तीव्रता। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे यहाँ पर ध्वनि का तीव्रता जो होता है, मतलब तीव्र कितना ज्यादा है और कितना कम है। ठीक है, तीव्रता का मतलब पूछता है, ध्वनि का तीव्रता का मतलब क्या होता है, तो किससे मापा जाता है, तो डेसिबल जिसे डीबी से डिनोट करते हैं, डेसिबल से डिनोट करते हैं, डीबी। ठीक है, ध्वनि का तीव्र होना ही कहलाता है ध्वनि का तीव्रता। ध्यान रखेंगे कि ध्वनि का तीव्रता का मात्रक डेसिबल होता है। अगर 45 डेसिबल है तो वो समान, 45 डेसिबल तक अगर ध्वनि की तीव्रता है तो वो समान मनुष्य की बोलचाल की जो भाषा होती है, ठीक है, ध्वनि वाला स्तर होती है, वो होता है। लेकिन 75 डेसिबल से अबव होगा तब क्या होगा, और 85 डेसिबल से अबव होगा तब क्या होगा। ठीक है, तो 75 डेसिबल से अधिक होने पर क्या हो जाते हैं लोग आपके, इसमें ये हानिकारक हो जाते हैं, मतलब शोरगुल होने लगता है, शोरगुल ज़्यादा होने लगता है। और 85 डेसिबल से अधिक होने, 85 डेसिबल या उससे अधिक होगा तो उसमें लोग बहरे हो जाते हैं। ठीक है, बहरे हो जाते हैं। ये किसके द्वारा दिया गया, WHO के द्वारा। ठीक है, WHO द्वारा दिया गया 45 डेसिबल तक जो है हमारे जो स्तर है कान के लिए वो ठीक है,
कोई दिक्कत नहीं है, वहाँ तक चल सकता है। लेकिन 75 डेसिबल से अधिक होने पर हानिकारक होने लगते हैं और 85 डेसिबल से अधिक हुआ तो बहरे हो जाते हैं। ठीक है, तो ध्यान रखना है तीव्रता से संबंधित ध्वनि का तीव्र होना ही ध्वनि की तीव्रता कहलाता है और ध्वनि का तीव्रता का मात्रक डेसिबल होता है। ठीक है, और ये ध्यान रखेंगे। अब देखेंगे तारत्व, जिसे पिच भी कहते हैं। ठीक है, तो ध्वनि का मोटा या तीक्ष्ण होना ही ध्वनि का तारत्व कहलाता है। ठीक है, ध्वनि का मोटा होना, ध्वनि का तीक्ष्ण होना। ठीक है, मोटा जो होता है वो किस में होता है? मेल में। ठीक है, पुरुषों में। और तीक्ष्ण जो होता है वो किस में होता है? फीमेल में और बच्चों में। फीमेल में और बच्चों में। ठीक है, बच्चों में, फीमेल और बच्चों में। ठीक है, तो देखते हैं कि ये डिपेंड किस पे करता है ध्वनि का तारत्व, तो आवृत्ति पर डिपेंड करेगा। तो आवृत्ति पर कैसे, फ्रीक्वेंसी पे कैसे डिपेंड करेगा? तो आवृत्ति जितना बढ़ेगा उतना ध्वनि का तारत्व भी बढ़ेगा, फ्रीक्वेंसी जितना बढ़ेगा उतना ध्वनि का तारत्व बढ़ेगा। इसका मतलब जो महिलाएं होती हैं या फिर बच्चे होते हैं उसका आवृत्ति ज़्यादा होता है। आवृत्ति ज़्यादा होने के कारण उसका तारत्व अधिक होता है, जिसके कारण उसकी जो आवाज़ होती है वो तीक्ष्ण सुनाई देती है। और जब मेल में देखेंगे तो उसका ध्वनि का तारत्व कम होता है। इसका मतलब उसकी फ्रीक्वेंसी कम होने के कारण उसका तारत्व कम होता है और वो मोटा सुनाई देता है। ठीक है, ये ध्यान रखेंगे। तो मेल में और फीमेल में ध्यान रखना है। अब चलेंगे डॉपलर इफेक्ट। डॉपलर प्रभाव क्या है? तो सबसे पहले पूछता है, ऑप्शन दे देगा कि डॉपलर प्रभाव किससे संबंधित है। तो ध्यान रखेंगे, डॉपलर प्रभाव ध्वनि से संबंधित है। डॉपलर प्रभाव किससे संबंधित है? ध्वनि से संबंधित है। अब देखिए डॉपलर प्रभाव क्या है? श्रोता और स्रोत के बीच, मतलब लिसनर और सोर्स के बीच। ठीक है, अगर अपेक्षित गति है तो अपेक्षित गति होने के कारण हमें इस मतलब श्रोता को ऐसा प्रतीत होता है कि उसकी फ्रीक्वेंसी क्या होती है? चेंज हो रही है। फ्रीक्वेंसी मतलब आवृत्ति चेंज होती हुई प्रतीत होती है। ठीक है, आवृत्ति जो इस आभासी आवृत्ति जो चेंजिंग हो, मतलब आभासी जो चेंजिंग प्रतीत हो रहा है किसका? फ्रीक्वेंसी का, तो वो कहलाता है डॉपलर प्रभाव। मतलब जैसे एज फॉर एग्जाम्पल कोई चलता हुआ ट्रेन है, चलती हुई ट्रेन जब नजदीक आती है सीटी बजाते हुए, तब आपको उसकी फ्रीक्वेंसी अलग सुनाई देगी और फिर दूर जाएगी तो फ्रीक्वेंसी अलग सुनाई देगी। ठीक है, तो इसमें जो चेंजिंग, आभासी जो चेंजिंग आया, आभासी परिवर्तन हुआ। ठीक है, आभासी परिवर्तन हुआ, इसी को हम लोग क्या कहते हैं? डॉपलर इफेक्ट। ठीक है, डॉपलर प्रभाव। श्रोता और स्रोत के बीच अगर अपेक्षित गति है तो उसके कारण जो फ्रीक्वेंसी में बदलाव, आभासी बदलाव महसूस होती है, उसे ही हम लोग कहते हैं डॉपलर इफेक्ट। तो ये यहाँ तक थे। अब ध्वनि आज आपके यहाँ पर समाप्त करते हैं। ठीक है, अब आगे अगले क्लास में कुछ और देखेंगे। अगर आपको वीडियो आपको अच्छा लग रहा है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें। थैंक यू।